महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है ये। शरद पवार ने संघ परिवार की तारीफ की है। मुंबई मीटिंग में संघ की तारीफ की है शरद पवार ने। उन्होंने कहा है कि संघ और बीजेपी के मैनेजमेंट के कारण महाराष्ट्र चुनाव जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। तो संघ और बीजेपी के मैनेजमेंट की तारीफ उन्होंने की है। संघ बीजेपी घर घर तक पहुंचने में कामयाब रहे, ये बात कही है शरद पवार ने। शरद पवार की बात के मायने हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता है। अगर शरद पवार कोई बात कह रहे हैं तो उसको लेकर सियासी कयासबाजी, सियासी अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि शरद पवार ने तमाम बातें कही हैं। शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है। पार्टी की बैठक में शरद पवार ने आरएसएस के चुनाव मैनेजमेंट की तारीफ की है। बीजेपी और संघ के मैनेजमेंट ने विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई, सही प्लानिंग की और सही प्लानिंग से बीजेपी और संघ घर घर तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने वाईबी चौहान सेंटर में शरद गुट की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है जिसमें उन्होंने बातें कही। मीटिंग में शरद गुट के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। तो शरद पवार ने की है आरएसएस की तारीफ और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे उसको लेकर तमाम सियासी विश्लेषक यही कह रहे थे कि बीजेपी और संघ ने जो ताकत के साथ जमीन पर रहकर काम किया उसी की वजह से चुनाव नतीजे वैसे आए। तमाम कयासों को पलटाते हुए, उलटते हुए, और अब उसी दिशा में बात कही है शरद पवार ने। तो हमारे साथ इस समय तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हमारे कौन कौन से संवाददाता हमारे साथ हैं। हमारे साथ पारस इस समय जुड़ चुके हैं, रौनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने तमाम संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रौनक से। रौनक के पास जाएंगे। रौनक, शरद पवार की इस बात के मायने क्या हैं? क्या ये किसी किस्म की नई हवा के संकेत दे रहे हैं? जी देखिए, मोटे तौर पर अगर देखें तो जो बैठक का आयोजन किया गया था, ये रिव्यू बैठक शरद पवार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अलावा सांसद और विधायकों के साथ 2 दिवसीय रिव्यू बैठक कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर एक बार पार्टी संगठन को मजबूत करना है क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर कई स्थानीय निकाय के चुनाव है जिसमें मुंबई महानगर पालिका जैसा एक अहम चुनाव जो है वो होने जा रहा है और इसको देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में निश्चित तौर पर शरद पवार ने आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से प्लानिंग विधानसभा चुनाव में की, जो मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ भी की है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में पर्दे के पीछे भी कई तरह के गेम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की चालें जो है वो चली जा रही है, जिसमें से कल एक खबर सामने निकल कर आई थी, वो हमने रिपोर्ट की, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिस पर आरोप लगाए गए, फिर चाहे शिवसेना या फिर शरद पवार गुट के विधायकों की तरफ से आरोप लगाए गए कि अजीत पवार के करीबी जो है वो शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी में दरार लाने की कोशिश की जा रही है। तो पर्दे के पीछे कई तरह की चीजें चल रही है और इस बीच शरद पवार का एक बयान निश्चित तौर पर इसके कई सियासी मायने जो है निकाले जा रहे हैं। जी हम सीधे इस समय रुख करेंगे जितेंद्र दीक्षित का, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शरद पवार का संघ का तारीफ करना, बीजेपी के मैनेजमेंट की तारीफ करना, इसके क्या संकेत समझे जाएं? क्या कोई एक नया समीकरण पर्दे के पीछे हो रहा है? इसके क्या मायने हैं? क्योंकि शरद पवार बिना बात कोई बात नहीं कहते। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अपना सवाल एक बार दोहराइएगा। जी जितेंद्र, सवाल मेरा यही है कि शरद पवार ने जो तारीफ की है मीटिंग के दौरान, बीजेपी के मैनेजमेंट की तारीफ की है, संघ के मैनेजमेंट की तारीफ की है, इसके क्या मायने हैं? क्या इसके संकेत हैं? क्या कोई नए समीकरण पर्दे के पीछे बन रहे हैं? देखिए, जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में लगातार इस तरह की चर्चा हो रही है कि अब जो है शरद पवार क्या रुख अपनाने वाले हैं, उनके सामने किस तरह के विकल्प हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह के विकल्प निकलकर सामने आ रहे थे। एक ये कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, यानी कि विपक्ष में बने रही उनके पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी के साथ में रहे, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ में मर्ज हो जाया जाए। और
तीसरा विकल्प यह है कि सत्ता में जरूर शामिल हो जाए उनकी पार्टी केंद्र और राज्य में, लेकिन इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि अपनी जो अलग पार्टी का जो वो अपनी स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखा जाए। तो इस तरह से ये तीन विकल्प हैं। हालांकि कल ही शरद पवार ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका जो है सत्ता में शामिल होने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अब आज यहाँ पर ये जो बैठक हो रही है, ये दिन भर बैठक चलने वाली है। इसमें पार्टी के तमाम विधायक और सांसद यहाँ इस वाई बी चौहान में धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। और कहने को तो ये जो बैठक है ये आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उस पर चर्चा के लिए हो रही है। बाकी जो संगठनात्मक चुनाव हैं उसमें जो फेरबदल होने वाले हैं उसको लेकर है। और सबसे अहम सवाल ये चर्चा में होने वाला है कि महाराष्ट्र एनसीपी के जो यूनिट के चीफ हैं जयंत पाटिल, क्या वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे या फिर उनकी जगह पर किसी और को, राजेश टोपे को या शशिकांत शिंदे को, उनको बनाया जाता है। कुल मिलाकर एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल जो है वो आने वाले दिनों में एनसीपी में होने वाला है और उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एनसीपी का आगे रुख क्या होगा उसको लेकर भी जो है बातचीत यहाँ पर होने वाली है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आज ही उसको सार्वजनिक कर दिया जाए या आज ही किसी प्रकार का कोई फैसला ले लिया जाए। जी, आते हैं जितेंद्र आपके पास। तो चार संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रौनक है हमारे साथ, पारस है और तमाम जो महाराष्ट्र के सियासी पहलू हैं उन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। राउत ने दावा किया है कि शरद पवार गुट के सांसदों को अजित पवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार खेमे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर जब अजित पवार चाचा से मिलने पहुंचे तो इसे निजी मामला बताया गया। लेकिन राजनीति के दो धुरंधरों की मुलाकात निजी मामला भर नहीं हो सकती। मुलाकात के साथ सियासी घात का खेल महीने भर के भीतर ही दिखने लगा। दिल्ली में अजित पवार गढ़ के एक नेता को मंत्री बनना है, हाँ, मंत्री बनना है तो उनको कहा गया है आपके पास एक ही सांसद है, तो जो नियम बना है मंत्री बनाने का केंद्र में वो आपको लागू होगा, आप मंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप 7 सांसद लेके आते हो कहाँ से, पवार साहब से, तो आपको मंत्री बनाए। तो इसीलिए सब चल रहा है। बेटी को और बाप को अलग कर दो, उनको छोड़ दो, ये हमारे संस्कारों में और संस्कृति में नहीं बैठता है। हम तटकरे साहब को बताना चाहते कि हमारी पार्टी चुराई, हमारा घड़ियाल चुराया, हमारा सिंबल चुराया, अब क्या हमारे सांसद भी भगा के लेके जाओगे खंदे पे? एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी पार्टी में टूट फूट का खतरा शरद पवार की एनसीपी को सता रहा है। इसीलिए पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजित पवार खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल को फोन करके कहा था कि वो तोड़फोड़ की कोशिशों से दूर रहें, क्योंकि शरद पवार या उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच अजित पवार का खेमा कह रहा है कि उनकी तरफ से तोड़फोड़ की कोई कोशिश नहीं हो रही है। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता राहुल कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो चाचा भतीजा का समीकरण है इसको और गहराई से समझाने के लिए आपसे राहुल यही समझना चाहेंगे कि पहले लग रहा था कि क्या अजित पवार का दिल बदल रहा है, मन परिवर्तन हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि वो शरद पवार गुट में तोड़फोड़ करने की फिराक में है। आखिर मसला है क्या, सच्चाई है क्या, पर्दे के पीछे खेल है क्या? देखिए, पर्दे के पीछे तो सबसे बड़ा जो खेल है पार्टी के अंदर से जो दबाव अब शरद पवार के ऊपर जो बन रहा है वो सबसे बड़ी बात है। और ये दूसरी बार है कि शरद पवार की जो बदलती हुई भूमिका है उसको सत्ता के समीकरण से जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो सबसे बड़ा बवाल हुआ ईवीएम को लेके, और फिर शरद पवार ने एक स्टैंड लिया। उनके पार्टी के जितने भी पराजित नेता थे उनकी एक बैठक बुलाई। शरद पवार खुद मार्केटवाड़ी चले गए थे जहां पे लोगों ने बैलेट बॉक्स के ऊपर वोटिंग करनी चाहिए थी। जब उस मीटिंग के बाद उनके पार्टी के पराजित नेता सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे तो बीच में 15 दिन का समय बीता। उन नेताओं की दिल्ली में 2 दिन बैठक हुई। शरद पवार बीच में जब मार्केटवाड़ी गए थे उसके बाद शायद राहुल गांधी भी वहां पे जाएंगे, इस बात की चर्चा होने लगी थी। और फिर अचानक से कोई ऐसी बात हो गई, लास्ट मोमेंट में शरद पवार ने कहा कि हमारे पार्टी के जो पराजित नेता है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बावजूद इसके कि जब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पे ईवीएम के खिलाफ एक स्टैंड लिया था। उसके बाद 2 दिन के बाद ही सुप्रिया सुले का एक बहुत बड़ा बयान आया।
उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेके, ईवीएम के टैंपरिंग को लेके मेरे पास कोई पुख्ता सबूत जी। नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी के अंदरूनी जो दबाव आ रहा है, वो दबाव ये है कि अगले 5 साल के लिए सत्ता के बाहर रहना राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए और एमपी के लिए बहुत कठिनाई की बात है, क्योंकि उनके खुद की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है, उनके खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और जिस तरीके की राजनीति अजित पवार करते हैं, जो उनके पास उनके करीबी नेता होते हैं, उनको वो स्टेट के पास से बहुत ज्यादा फंडिंग देते हैं और जिसकी मदद से उनकी राजनीति चलती है। तो शरद पवार के पार्टी से अंदरूनी ये दबाव अब बढ़ता जा रहा है कि अगले 5 साल के लिए अगर हम लोग सत्ता के बाहर रहे तो हम लोगों के लिए राजनीति करना मुश्किल है। जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टी के जो राज्य के प्रमुख हैं वो भी शायद उस लेवल पे सोचते हैं। हालांकि 2-3 लोगों का उस मामले पे लेके ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर से जो दबाव है, उस दबाव को कैसे ठुकराना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है शरद पवार के साथ। और दूसरी बात, आते हैं राहुल आपके पास। जी। जी राहुल आपके पास आते हैं। उससे पहले एक और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को। मुंबई में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है उद्धव की पार्टी काडर की चुनाव लड़ने की मांग है, अकेले चुनाव लड़ने की मांग है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और हम सीधे रुख करेंगे पारस दामा का। इस पूरी खबर पर हम बातचीत करेंगे, तो उससे पहले कुछ और बातें इस सियासत के अलग अलग कोणों से जुड़ी आपको बताते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर दिल्ली के बाद क्या मुंबई में भी इंडिया गठबंधन अलग अलग नजर आएगा? बीएमसी चुनाव में दिल्ली मॉडल पर चल सकती है शिवसेना यूबीटी। उद्धव गुट काडर ने नेतृत्व से बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की मांग की है। उद्धव गुट में चर्चा बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का साथ कोई विशेष लाभ नहीं देगा। बीएमसी चुनाव पर महाअघाड़ी को झटका दे सकती है उद्धव की पार्टी। तो सीधे तमाम पहलू हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हम रुख कर सकते हैं यहां पर हमारे संवाददाता पारस दामा, रौनक कुकड़े हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं इस खबर पर और बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। रौनक, क्या यह माना जाए कि ये केवल कांग्रेस के लिए ही लक्ष्मण रेखा है या फिर जो महाअघाड़ी की पार्टी एनसीपी है, शरद गुट है, उसके लिए भी लक्ष्मण रेखा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जब मुंबई की बात होती है तो मुंबई में शरद पवार की पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर नहीं मानी जाती है, इसलिए शरद पवार की पार्टी का बहुत ज़्यादा अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस निश्चित तौर पर पहले से काफ़ी मजबूत मुंबई में रही है। लेकिन अगर जिस तरह की बैठकों का दौर उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री पर पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, उस दौरान जब वो विभाग प्रमुखों से मिल रहे हैं, नीचे के कैडर के नेताओं से मिल रहे हैं, तो जो बातें सामने निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे पर यह दबाव है कि ऐसा कयास लगाई जा रही है कि मार्च अप्रैल के बीच में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं और अगर ये चुनाव होंगे तो शिवसेना यूबीटी ने अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस का साथ लेंगे तो आधी से ज्यादा सीटें उनको देनी पड़ेगी। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई उद्धव ठाकरे ने फैसला नहीं किया है, कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जैसे शरद पवार पर उनके सांसदों का, विधायकों का दबाव है कि वो सत्ता में चले जाए, कुछ इसी तरह से नीचे का कैडर उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहा है कि कांग्रेस से अब अलग होने की जरूरत है, तभी अपना अस्तित्व जो है वो मुंबई में हम बरकरार रख पाएंगे। जी हम सीधे रुख करेंगे पारस का। पारस से एक सवाल हम यहां पर करना चाहेंगे। पारस, ये जो पूरा समीकरण है महाविकास अघाड़ी का, क्या ये माना जाए कि ये नए सिरे से परिभाषित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? आनंद, महाराष्ट्र की राजनीति बेहद ज़्यादा पेचीदा रही है। महाराष्ट्र में समीकरण समय के हिसाब से बदलते रहते हैं और जिस तरीके से चुनाव अब बीएमसी के नज़दीक आ रहे हैं, वैसे हर पार्टी महाराष्ट्र में उसी तरीके से तैयारियां कर रही हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उसके चलते कुछ मुश्किल फैसले जो हैं वो महाविकास अघाड़ी की अलग अलग पार्टियाँ ले सकती हैं। ऐसे में जो लगातार बातें सामने आ रही हैं वो ये भी सामने आ रही है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कि शिवसेना है जिसको लीड उद्धव ठाकरे करते हैं, वो ये फैसला ले सकती हैं कि बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। इस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में लगातार चलती है। तो हम ये काज जरूर लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो महाविकास अघाड़ी में कुछ बदलाव हो सकते हैं और बीएमसी चुनाव से पहले बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम संवाददाताओं राहुल कुलकर्णी, जितेंद्र दीक्षित और रौनक, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र की सियासत को विस्तार से समझाने के लिए।